हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लोनिंग वेक्टर के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उसका वर्किंग मैकेनिज्म और कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो बनाया जाता है और होस्ट सेल के अंदर उसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दिया था। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ, ठीक है, जिससे कि कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। जैसे हमारे पास ये क्या था, ये हमारा डिज़ायर डीएनए, जिसको हम फॉरेन डीएनए या फिर एलियन पीस ऑफ डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इतने डिफरेंट नेम जो है उससे जानते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, एक वेक्टर प्लाज्मिड जो है क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अंदर क्या करना है, लाइगेट करना है। तो उससे पहले क्या करना होगा, इसको हमें कट करना होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। इसको जब हमने कट किया तो कुछ इस तरीके का हमारे पास रिजल्ट आया। अब डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जो ये हमारा डिजायर डीएनए, ये क्या होगा, इसके साथ लाइगेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोले या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये बन गया हमारे पास। अब इसको हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर के थ्रू होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, जहां पर ये अपना कॉपी नंबर जो है वो बनाएगा। अब कंडीशन ऐसी नहीं है 100% सक्सेसफुल, ये नहीं हो सकता कि रिकॉम्बिनेंट बना और वो होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ एंड अपना कॉपी नंबर बनाना उसने स्टार्ट कर दिया। एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जो होस्ट सेल थी उसके अंदर कुछ गया ही नहीं, नॉर्मल रही वो सेल। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि होस्ट सेल के अंदर सिर्फ जो एक्चुअल में प्लाज्मिड होता है डबल सर्कुलर, वो ही गया, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म जो थी बनाई थी वो नहीं गई। तो इस टाइप की ये ट्रांसफॉर्म तो हुआ इसमें, बट रिकॉम्बिनेंट वाला जो प्लाज्मिड था वो नहीं गया, ठीक है। तो इस टाइप की सेल्स जो होती है उसको हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन एक आती है जिसमें क्या हुआ कि जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ये जो बनाया था, ये सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, होस्ट सेल के अंदर, और अपना कॉपी नंबर जो है वो बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो इन तीनों तरीके की सेल्स हो गई ये हमारे पास, ठीक है। तो इनका सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, कैसे हम अपना जो रिजल्ट है जो हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया था, इसी को हम कैसे सेलेक्ट आउट करते हैं। तो इस प्रोसीजर को अब हम वेक्टर के थ्रू, वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके बेसिस पर इसको सेलेक्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर जो है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या की पॉइंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, साथ ही साथ हर एक पॉइंट जो है उसका वर्किंग क्या है, कैसे ये काम करता है। उससे पहले कुछ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि जो प्लाज्मिड होता है और जो बैक्टीरियोफाज होता है, इनके पास क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होती है विद इन दी होस्ट बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया की जो सेल है, जैसे कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसके पास खुद का जीनोम होगा, साथ ही साथ जब इसके अंदर ये प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफाज होगा तो ये अपना खुद से रेप्लिकेट कर लेगा। बैक्टीरिया के जीनोम जो है इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। सो इनके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होती है, किसके पास, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज के पास। अब इसमें भी जो बैक्टीरियोफाज होता है, इसका जो कॉपी नंबर होता है, इसके जीनोम का जो कॉपी नंबर होता है बैक्टीरियल सेल या होस्ट सेल में, वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब अगर यदि हम बात करें प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड का जो कॉपी नंबर है, ये जो प्लाज्मिड है ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कहीं कहीं पर ये 15 से 100 तक हो सकते हैं, बल्कि किसी किसी केस में इनका नंबर इससे भी हायर हो सकता है, ठीक है। बट बैक्टीरियोफाज के कंपैरिजन में कम ही रहेगा, क्योंकि बैक्टीरियोफाज जो है उसका कॉपी नंबर बहुत हाई होता है। अब अगर यदि मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है, उसके भी उतने ही कॉपी बन जाएं जितनी बैक्टीरिया की सेल में एक प्लाज्मिड की है या फिर एक बैक्टीरियोफाज की है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है, जो फॉरेन डीएनए मेरा, उसको मैं अगर यदि उस प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज के साथ लाइगेट कर दूँ, लिंक कर दूँ, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लूँ, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लूँ, तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा कि मेरे डिजायर्ड जीन की उतनी ही कॉपी बन जाएंगी जितनी एक बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफाज की होंगी। सो इफ वी आर एबल टू लिंक एलियन डीएनए विद बैक्टीरियोफाज या फिर प्लाज्मिड डीएनए, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज। अगर यदि किसी तरीके से हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो एलियन पीस ऑफ डीएनए, उसको लिंक कर दे बैक्टीरियोफाज या फिर प्लाज्मिड के साथ, तो हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की उतनी ही कॉपी बना सकते हैं जितनी प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज की होंगी एक होस्ट सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। अब क्या है, एक
टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग की गई है, कुछ ऐसे वैक्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं एट प्रेजेंट जो कि जिनमें बहुत ही ईजिली क्या हो जाता है, फॉरेन डीएनए की लिंकिंग हो जाती है, मतलब लाइगेशन हो जाता है। साथ ही साथ इसके थ्रू हम सेलेक्ट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट्स से, ठीक है। जैसे कि दो कंडीशन हमने देखी थी कि एक ऐसी कंडीशन थी जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं, एक्चुअल प्लाज्मिड सेल के अंदर आ गया, जो कि थे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। एक ऐसी कंडीशन बनी थी जिसमें रिकॉम्बिनेंट वाला पार्ट जो है वो आया सेल के अंदर, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट्स या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स या फिर ट्रांसफॉर्मेंट्स बोलते हैं। तो अब इन दोनों को कैसे सेलेक्ट आउट करना है, इसके लिए बहुत ही एडवांस तरीके के वेक्टर्स जो है वो डेवलप किए जा चुके हैं, जिसके थ्रू हम ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है प्लाज्मिड वेक्टर, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। कि यहाँ पर हमारे पास है PBr322, ठीक है, जिसमें P जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, प्लाज्मिड के लिए। B क्या है, बॉलीवर नाम के एक साइंटिस्ट थे। R क्या है, रॉडगुज नाम के साइंटिस्ट थे। 322 क्या है, ये वो ऑर्डर है जिसमें इसको सिंथेसाइज किया गया था, ठीक है। सो इन दो साइंटिस्ट ने इसको सिंथेसाइज किया था, 322 ऑर्डर था इसका। ये हो गया इसका जो नाम है उसका मतलब। आई होप की चीज़ें क्लियर हों। उसके बाद ये जो प्लाज्मिड है इसके पास दो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एक्टिविटी है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यदि मैं इस प्लाज्मिड को ऐसे मीडियम में डाल दूं जिसमें टेट्रासाइक्लिन भी है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, साथ ही साथ एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, अगर यदि मैं इसको इस मीडियम में डाल दूं तो क्या ये ग्रो करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसके पास रेजिस्टेंस एक्टिविटी है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम इसको ऐसे मीडियम में डालेंगे, दोनों एंटीबायोटिक वाले मीडियम में डालेंगे, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंटीबायोटिक्स का, और ये क्या होगा, ये ग्रो करेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके पास BAM-H1 सेल N1, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, साथ ही साथ इको R1, हाइंड 3, CLAV1, PBU1, PST1, PBU2, ये कुछ क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जैसे कि हमने देख लिया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन। ROP ये क्या है, कोड करता है प्रोटीन्स को जो इन्वॉल्व होती हैं रेप्लिकेशन के टाइम पर। सो ये था प्लाज्मिड PBr322 के बारे में। इसमें ध्यान रखना वाली बात यह है कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। यदि अगर इसको हमने टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन मीडियम पर डाला तो वहाँ पर ये ग्रो करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस एक्टिविटी है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इसको मार नहीं पाएंगे, किल नहीं कर पाएंगे। अब क्या होता है, ये जो वेक्टर है इसके कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको शॉर्ट में ओराई के नाम से जानते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर्स, क्लोनिंग साइट्स जो हैं वो होनी चाहिए। इसी के साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स में जीन्स को कैसे क्लोन किया जाता है वेक्टर्स की हेल्प से, ये भी हम प्रोसीजर देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो सबसे फर्स्ट जो की फीचर है दैट इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बारे में देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको शॉर्ट में ओराई के नाम से भी जाना जाता है, ये वो सीक्वेंस होता है जहाँ से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है होस्ट सेल के अंदर। मतलब कि कोई जो लिंक्ड डीएनए है वो क्या हुआ, लिंक होने के बाद अपना कॉपी नंबर बढ़ाना स्टार्ट करेगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। तो वो कौन सा सीक्वेंस होता है, यही सीक्वेंस होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है विद इन दी होस्ट सेल। ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये क्या करता है कि जो लिंक हुआ डीएनए है, एलियन पीस ऑफ डीएनए था, उसका कॉपी नंबर कंट्रोल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर यदि कोई ये चाहता है कि उसका जो एलियन पीस ऑफ डीएनए, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसका हाई कॉपी नंबर बने, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी बने, तो हमें ऐसे वेक्टर का चूज़ करना चाहिए, ऐसे वेक्टर को लेना चाहिए जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो। सो इफ़ वन वॉन्ट्स टू रिकवर मैनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए, इट शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। अगर यदि कोई अपना टारगेट डीएनए जो है उसका हाई कॉपी नंबर चाहता है तो उसको ऐसे वेक्टर को चूज करना चाहिए, ऐसे वेक्टर में क्लोन करना चाहिए अपना टारगेट डीएनए जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो। अब इसके बाद आ जाता है सेकेंड की फीचर, जो कि है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद एक जो वेक्टर है उसमें एक क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारा ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिफरेंशिएट करने में, सिलेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे
एलिमिनेट कर देंगे किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स थे, जो हमने सेकंड कंडीशन देखी थी कि बैक्टीरियल सेल थी जिसका खुद का जीनोम था और रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड नहीं आया था, जो ऐसा एक्चुअल में प्लाज्मिड होता है वैसा आ गया था, जिनको हम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं इनको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद इनको एलिमिनेट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। कौन, सिलेक्टेबल मार्कर। साथ ही साथ क्या करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स थे, ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट्स थे, उनको क्या करेंगे, उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। उसके बाद एक प्रोसीजर जो कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है कि जो एलियन पीस ऑफ डीएनए हमने प्लाज्मिड के साथ लाइगेट किया था, ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस करना होता है होस्ट बैक्टीरियम सेल के अंदर, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, जैसे कि जो जीन कोड कर रहे हैं एम्पिसिलिन के लिए, क्लोराम्फेनिकोल के लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए, कैनामाइसिन के लिए, ये सारे के सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं इनको हम इकोलाई सेल में एज अ सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल इकोलाई सेल है उसके पास इन एंटीबायोटिक्स के लिए कोई रेजिस्टेंस एक्टिविटी नहीं होती है। सो एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इकोलाई सेल में एज अ सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इकोलाई सेल जो है उसके पास कोई रेजिस्टेंस एक्टिविटी नहीं होती अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक्स। अब उसके बाद आ जाता है थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोनिंग साइट। ठीक है, क्लोनिंग साइट जो है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जैसे हमने ये जो प्लाज्मिड था इसके बारे में देख लिया था कि इसके पास क्या क्या साइट्स हैं, क्या क्या रेजिस्टेंस एक्टिविटी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इन ऑर्डर टू लिंक एलियन डीएनए, वेक्टर नीड टू हैव फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स। ठीक है, ये जो वेक्टर है अगर यदि इसमें कुछ या फिर एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट होगी पर्टिकुलर एंजाइम के लिए, तो ये क्या प्रोसीजर जो है वो इजी होगा। ठीक है, अगर एक रिकॉग्निशन साइट हुई, रिकॉग्नाइज किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, कट किया और लाइगेशन हो जाएगा इजीली। अगर यदि एक से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट्स हुई तो क्या होगा, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। जब बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, जीन क्लोनिंग जो है वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। सो अगर यदि सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स होती है तो वो ईजिली हो जाता है काम। अगर यदि मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट होती है तो वेक्टर जो है उसके सेवरल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जीन क्लोनिंग जो है वो क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अब एक टर्म आ जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, इसको यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड, ये हमारा वेक्टर है जिसमें ये वाली जो साइट है ये किसके लिए कोड कर रही है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। अगर यदि हम इस वाले रीजन को कट कर दें, कट करने के बाद यहाँ पर हम डीएनए जो हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए है उसको लाइगेट कर दें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो वेक्टर है ये फिर टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि फिर अगर यदि जब ये सेंसिटिव हो जाएगा और फिर इसको हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालेंगे तो वहाँ पर ये ग्रो नहीं करेगा। सो द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये जो दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाली जो साइट है इनमें से किसी एक साइट पर अगर यदि हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा उसको जोड़ दिया, उसको लाइगेट कर दिया, तो जिस पर्टिकुलर साइट पर हम लाइगेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वहाँ से उस एंटीबायोटिक की एक्टिविटी जो है वो लूज कर देगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट बैम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन दी वेक्टर PBR322। ये जो वेक्टर PBR322 है इसमें ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली साइट थी इसमें भी जो बैम H1 रेस्ट्रिक्शन साइट है, यहाँ पर हमने क्या किया, फॉरेन डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट एलियन डीएनए डिजायर्ड डीएनए जो था इसको क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया। लाइगेट करने की वजह से ये क्या होगा, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली एक्टिविटी जो है उसको लूज कर देगा। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि ओरिजिनल हमारे पास क्या था, ये प्लाज्मिड था, इस वाली रीजन को हमने कट कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया, अब फॉरेन डीएनए आ गया, और फॉरेन डीएनए आने की वजह से, लाइगेट होने की वजह से ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है,
अगर इसको हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के मीडियम पर डालेंगे तो ये ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एक्टिविटी जो है वो क्या कर दी, लूज कर दी। किस वजह से लूज हुई, इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, यहाँ पर फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया गया, इसकी वजह से इसने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली एक्टिविटी लूज कर दी। जो फॉरेन डीएनए का इंसर्शन हुआ है इसकी वजह से ये टेट्रासाइक्लिन वाली एक्टिविटी जो थी वो क्या हो गई, इनएक्टिवेट हो गई। इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। ये आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो हमारा प्लाज्मिड था PBr 322, इसमें हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जो साइट थी BAM-H1, वहाँ पर क्या कर दिया, अपना फॉरेन डीएनए जो है वो लाइगेट कर दिया, जोड़ दिया, जिसकी वजह से ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस से टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया और इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या होता है, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बन गया, लेकिन कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वहाँ से सेलेक्ट आउट करेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट है कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना था, ठीक है, ध्यान से सुनने वाली बात है कि ये हमने बना लिया था। अब इसको जब हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग जो मीडियम होगा इस पर डालेंगे, ये जो टेट्रासाइक्लिन का मीडियम है यहाँ पर हमने इसको इस मीडियम में डाला, तो क्या ये ग्रो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एक्टिविटी नहीं है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है वो इसको क्या कर देगा, किल कर देगा, ग्रो करने ही नहीं देगा। बट अगर यदि इसको हमने एम्पिसिलिन वाले मीडियम पर डाला तो क्या ये ग्रो करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास अभी भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एक्टिविटी तो है ना भाई, तो इसलिए ये क्या करेगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मीडियम पर क्या करेगा, ग्रो करेगा। ये तो था जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हमने बनाया था, जो रिकॉम्बिनेंट हमने बनाया था, ठीक है। जब ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर ग्रो नहीं कर रहा लेकिन एम्पिसिलिन मीडियम पर ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पर जो कॉलोनीज आएंगी वो हमारी किसकी होंगी, हमारे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की तो होंगी, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट्स था उसकी ही तो होंगी, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट था क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी था, एम्पिसिलिन था, मतलब कि ये हमारा ओरिजिनल वाला प्लाज्मिड था। जब हम इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर डालें या फिर एम्पिसिलिन मीडियम पर डालें तब क्या होगा, ये दोनों ही केस में क्या है, ग्रो करेगा, क्योंकि इसको ना तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है वो किल करेगा, ना ही एम्पिसिलिन जो है वो किल करेगा, ठीक है। अब इसमें एक केस ये हो जाता है, थोड़ा सा थ्योरी हम इसका देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो हमने देख लिया, बट जब हमने रिकॉम्बिनेंट बना लिया तो ये जो रिकॉम्बिनेंट था ये फिर भी सेलेक्ट आउट हो जाएगा, किससे, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स से। कैसे, प्लेटिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। जब वो जो रिकॉम्बिनेंट बना था उसको जब हम टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पर डाल रहे थे तो वो क्या कर रहा था, ग्रो नहीं कर रहा था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर हमने इसको डाला तो ये ग्रो नहीं करा। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। जो रिकॉम्बिनेंट्स था, ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट था ये क्या है, एम्पिसिलिन कंटेनिंग जो मीडियम था यहाँ पर क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहा था, बट नॉट ऑन द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पर ग्रो नहीं कर रहा था लेकिन एम्पिसिलिन वाले मीडियम पर ये क्या है, ग्रो कर रहा था। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जो हैं ये दोनों ही एंटीबायोटिक वाले मीडियम पर ग्रो कर रहे थे, जैसा कि हमने यहाँ पर देख लिया कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मीडियम पर भी ग्रो कर रहा है नॉन रिकॉम्बिनेंट, और एम्पिसिलिन वाले पर भी ग्रो कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, इस केस में एक एंटीबायोटिक जो है, ठीक है, वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, मतलब कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो हेल्प कर रहा है सिलेक्टिंग दी ट्रांसफॉर्मेंट्स, क्योंकि सी वाले मीडियम में ट्रांसफॉर्मेंट्स रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे थे, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। वेयर एज दी अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, यहाँ पर अब बात की जा रही है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की, कि जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो कि इनएक्टिवेट हो गया था, किस वजह से, फॉरेन डीएनए के इंसर्शन की वजह से। ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर ग्रो नहीं कर रहा था। सो आई होप कि कैसे हमने टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन पर फॉरेन डीएनए जो है उसको अटैच किया, जिसकी वजह से ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। जब इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर डाला तो वहाँ इसने ग्रो नहीं किया, बट एम्पिसिलिन पर ये ग्रो कर रहा है, और कैसे इसको हमने सेलेक्ट आउट कर लिया। अब ये जो प्रोसीजर है इनएक्टिवेशन की वजह से सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है ट्रांसफॉर्मेंट्स का, ये क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट कम्बरसम प्रोसीजर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है,
टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर भी ग्रो कराना है, एम्पिसिलिन मीडियम पर भी ग्रो कराना है। 2 स्टेप प्रोसेस हो गया, मतलब कि टेट्रासाइक्लिन भी और एम्पिसिलिन भी। तो इस वजह से ये क्या है, ये थोड़ा डिफिकल्ट मेथड होता है। तो इस चीज़ को भी ओवरकम करने के लिए क्या हुआ, कुछ ऐसे अदर ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं वो डेवलप किए गए, जो कि रिकॉम्बिनेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, किससे, नॉन रिकॉम्बिनेंट से। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर प्रोड्यूस करके इन दी प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस हो रहा था, उस कलर के बेसिस पर हम ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है उनको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे। कैसे कर पा रहे थे कि इसमें क्या है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो बनाया था, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो था हमारा, इसको अगर यदि हम एक ऐसे सीक्वेंस पर इंसर्ट कर दें जो सीक्वेंस बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ पर बीटा इस तरीके से लिखा है बट ये बीटा इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करने वाले सीक्वेंस पर हमने क्या किया, अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, जो कोड बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए था, ठीक है, वहां पर हमने क्या कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको इंसर्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो जीन सिंथेसाइज कर रहे थे इस एंजाइम को, वो जीन क्या हो गए, इनएक्टिवेट हो गए। जब जीन इनएक्टिवेट हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो नहीं बनेगा। इस प्रोसीजर को हम क्या बोल रहे हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है कि जो कोड कोई भी सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल कि एक सीक्वेंस था जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बना रहा था, लेकिन उस सीक्वेंस पे हमने कुछ और ऐड कर दिया जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो वो वाले जीन जो बना रहे थे इसको, वो क्या हो गए, इनएक्टिवेट हो गए। इस प्रोसीजर को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है कि अगर यदि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने वाले कोड पर क्या कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे, तो इनएक्टिवेशन हो रहा था। अगर यदि कोई इंसर्शन नहीं हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोडिंग सीक्वेंस जो है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, इसका कोई इंसर्शन नहीं हुआ। जब इंसर्शन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो बनेगा, कोई जीन इनएक्टिवेट ही नहीं होगा। इनएक्टिवेट नहीं होगा तो कलर प्रोड्यूस होगा। कैसा कलर प्रोड्यूस होगा, ब्लू कलर की कॉलोनीज आएंगी। ध्यान देना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसका कोई इंसर्शन नहीं हुआ है, मतलब कि जो एक्चुअल कंडीशन आ रही थी कि जीन कोड कर रहे थे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहे थे, कलर वाली कॉलोनीज, कलर प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, ये सेम ऐसी कंडीशन है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसका कोई इंसर्शन नहीं हुआ। इंसर्शन नहीं हुआ तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन अगर यदि इंसर्शन होता है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये इंसर्ट होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोडिंग सीक्वेंस पर, तो क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, वाइट कलर की कॉलोनीज जो हैं वो हमारे पास आएंगी। सो आई होप कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस हो रहा था। कब हो रहा था, जब कोई इंसर्शन नहीं हुआ, ठीक है, तब प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन मतलब कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स थे ये। ठीक है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स वाली कंडीशन है क्योंकि कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। लेकिन अगर इंसर्शन हो रहा है, इंसर्शन मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो जीन इनएक्टिवेट हो रहा है, जीन इनएक्टिवेट हो रहा है तो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो जो व्हाइट कलर की कॉलोनीज आएंगी वो हमारी किसकी होंगी, ट्रांसफॉर्मेंट्स की तो होंगी। जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो रिकॉम्बिनेंट इंसर्ट हुआ था उसकी वजह से जीन इनएक्टिवेट हो गया, कोई कलर नहीं बना रहा था, तो वो हमने कैसे किया, सेलेक्ट आउट कर लिया। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अब पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है वेक्टर का कि जो प्लांट सेल्स होती हैं, जो एनिमल सेल्स होती हैं, उनमें जीन क्लोनिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में हमने जीन ट्रांसफ़र जो है वो बैक्टीरिया और वायरसेस के थ्रू ही सीखा है। सो यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन्स ऑफ ट्रांसफरिंग जीन into plants and animals from bacteria and viruses। बैक्टीरिया और वायरसेस से सीखा है। which have known for this is how to deliver genes to transform eukaryotic cells and force them to do what the bacteria or viruses want। कैसे
यूकैरियोटिक सेल जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उसको फोर्स किया जाता है कि जैसे बैक्टीरिया और वायरस चाह रहे हैं वैसा ही वो काम करे। फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है कि जो एग्रोबैक्टीरियम है ये क्या है, बहुत सारे डाइकॉट प्लांट जो हैं उनका क्या है, पैथोजन है। ठीक है, ये क्या करता है, एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए। ये जो पैथोजन है एग्रोबैक्टीरियम प्लांट्स का, बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स का पैथोजन है, ये क्या करता है, एक पीस ऑफ डीएनए जो है उसको डिलीवर करता है। उस पीस ऑफ डीएनए को हम क्या बोलते हैं, टी डीएनए बोलते हैं। ये जब टी डीएनए जो है वो क्या करता है, जो नॉर्मल प्लांट सेल होती हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्यूमर सेल्स में, पैथोजेनिक सेल्स में। नॉर्मल सेल्स को इसने ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट कर दिया, पैथोजेनिक बना दिया। सो एग्रोबैक्टीरियम, अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट, इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए, जिसको हम टी डीएनए बोलते हैं, जो कि क्या करता है, नॉर्मल प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, ट्यूमर सेल्स में, एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। और इन ट्यूमर सेल्स को ऐसे डायरेक्ट करता है कि ये वो केमिकल्स प्रोड्यूस करें जो इस पैथोजन को, इस एग्रोबैक्टीरियम को चाहिए होते हैं। सिमिलरली रेट्रोवायरसेस टर्म ध्यान रखना है। रेट्रोवायरसेस एनिमल्स में क्या होते हैं, इनके पास भी एबिलिटी होती है कि ये नॉर्मल सेल्स जो हैं उनको कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर दें, कन्वर्ट कर दें। A better understanding of the art of delivering gene by pathogen in their eukaryotic host। अगर यदि हम इस चीज़ को जान लें, इस चीज़ की हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो पैथोजन है वो यूकैरियोटिक सेल्स, जो यूकैरियोटिक होस्ट है उसमें कैसे जीन्स को डिलीवर कर रहा है, कैसे जीन को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इनको हम एज अ यूजफुल बैक्टर की तरह क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि जो हमारा इंटरेस्ट का जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा, उसको ही हम डिलीवर कराएंगे, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। सो द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड और एग्रोबैक्टीरियम, टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं जिसको हम शॉर्ट में, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का। इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया गया है, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर में, कि ये अब पैथोजेनिक नहीं रहा प्लांट्स के लिए। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो टीआई प्लाज्मिड है किसका, एग्रोबैक्टीरियम का, इसको क्लोनिंग वेक्टर की फॉर्म में इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया गया है कि ये पैथोजेनिक नहीं रहा प्लांट्स के लिए, बट स्टिल एबल टू यूज़ द मैकेनिज्म, बट फिर भी ये उस मैकेनिज्म को यूज़ करता है जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें डिलीवर कराना है, जो जीन हमें डिलीवर कराना है वैरायटी ऑफ प्लांट्स में। कहने का मतलब ये हो गया कि टीआई जो प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम का, उसको हमने अब नॉन पैथोजेनिक बना दिया, प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक नहीं रहा। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो डिज़ायर डीएनए है, उसको हम वैरायटी ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वहाँ पर इंट्रोड्यूस करा लेंगे, इसको हम एज अ वेक्टर की तरह यूज़ करेंगे। सिमिलरली जो रेट्रोवायरसेस थे, ठीक है, जो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर रहे थे, इनको भी हमने मॉडिफाई कर लिया, इनको भी हमने डिसआर्म कर लिया, इनको भी हमने नॉन पैथोजेनिक बना लिया, और इनको यूज़ किया जा रहा है एज अ वेक्टर की तरह यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम इसके साथ लाइगेट करें, और लाइगेट कराने के बाद हम इसको क्या करें, जीन जो है उसको डिलीवर कर पाएँ कहाँ पर, एनिमल सेल्स के अंदर। सो वंस अ जीन और अ डीएनए फ्रेगमेंट, अगर यदि कोई जीन है या फिर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर डीएनए फ्रेगमेंट है, इसको हमने क्या किया, वेक्टर में लाइगेट कर लिया, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, और उसके बाद इसको हम अपनी होस्ट, चाहे वो हमारा होस्ट बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो हमारा होस्ट प्लांट सेल हो, चाहे वो हमारा होस्ट एनिमल सेल हो, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर के थ्रू इंट्रोड्यूस करा लेंगे, और हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो हम बना लेंगे, जहाँ पर जाकर ये मल्टीपल कराएगा। सो वंस अ जीन और अ डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड इनटू अ सुइटेबल वेक्टर, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल होस्ट सेल, जहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेगा, और हमारे डिज़ायर्ड जीन जो है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, एलियन पीस ऑफ डीएनए है, फॉरेन डीएनए है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो बन जाएंगी। सो एक वेक्टर, एक प्लाज्मिड जो है वो किस तरीके से इन्वॉल्व होता है जीन ट्रांसफरिंग में, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट
डिपेंडेंस हम कैसे करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यदि इस कॉन्सेप्ट में कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उससे भी ज़्यादा प्लीज़ कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनका भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।